नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने अब तक न्यूज में एंड अखबार में हर जगह पढ़ा होगा कि भारत इस वक्त एक कोल क्राइसिस से जूझ रहा है। तो क्या है ये कोल क्राइसिस? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोल क्राइसिस के पीछे स्टेट गवर्नमेंट्स की इनएफिशिएंसी, जिस पर कहीं ना कहीं पर्दा डाला गया है। तो आज हम कोल क्राइसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से, मल्टी डायमेंशनल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और क्यों कोल क्राइसिस हो रही है इसको जानेंगे, और भारत क्या स्टेप्स ले रहा है वो भी समझेंगे, और फ्यूचर कैसा लग रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का पाथ फाइंडर पर स्वागत करता हूं। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है भारत के पास अब बस 4 दिन के भारत के थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयला बचा है। तो रिकमेंडेड लेवल होना चाहिए 15 से 30 दिन का कोल स्टॉक एक थर्मल पावर प्लांट को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अब कितना कर रहा है? ऑन एन एवरेज 4 डेज। कई थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे भी हो गए हैं जिनके पास कोल लगभग खत्म हो चुका है, और कुछ ने तो अपने ऑपरेशन भी सस्पेंड कर दिए हैं, प्लांट ऑपरेशन बंद हो चुका है। इनमें से अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ब्लैकआउट आने वाला है। आने वाले कुछ दिन में ब्लैकआउट्स का उपयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि कोल शॉर्टेज हो रही है। वैसे ही राजस्थान, पंजाब, बिहार तो एक कदम आगे बढ़ के ऑलरेडी लोड शेडिंग करना भी स्टार्ट कर चुकी है, और थर्मल पावर प्लांट्स लो कैपेसिटी पे उनके चलने भी शुरू हो गए हैं। तो अंधेरा छाना शुरू हो चुका है। तो आइए समझते हैं दोस्तों। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें बहुत सारी चीजों को इसमें जानना होगा। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कोल सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगर आप कोल एंड लिग्नाइट को देखें तो भारत की जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 54% कोल एंड लिग्नाइट सोर्स है। तो ये थर्मल पावर प्लांट से जो कि कोल एंड लिग्नाइट पे चलते हैं, तो वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 54% है। पर दोस्तों, आपको मालूम होगा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी होता है तो वो रात को काम नहीं कर रही। प्लांट लगा हुआ है रात को, जैसे सोलर एनर्जी है तो वो रात को काम नहीं कर रही। रिन्यूएबल नहीं, सोलर एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो वो रात को काम नहीं कर रही। वैसे ही सुबह को और शाम को जब सोलर इंटेंसिटी कम है, इंसोलेशन की लाइट जो है, सोलर इंसोलेशन कम है, तो उस वक्त वो कम काम कर रही है या फिर फुल एफिशिएंसी से फुल आउटपुट नहीं दे पा रही। तो इस वजह से उनका कैपेसिटी फैक्टर, यानी कितनी देर साल भर में, अगर मान लीजिए साल भर में अगर वो 24 घंटे ऑपरेट करे तो मान लीजिए वो 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाए, और इसका कितना परसेंट वो बनाएगी रियलिस्टिक सिनेरियो में। तो सोलर एनर्जी पाया जाता है अगर बहुत अच्छी हो तो 24%, 23% तक, यानी 23 यूनिट्स बिजली बनाएगी। लेकिन कोल अगर आप देखें तो वो करीबन करीब 50 यूनिट ऑन एन एवरेज बिजली बना देगी, क्योंकि रिलायबल होती है। तो इसीलिए 54% इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है, लेकिन एक्चुअल पावर जनरेशन में शेयर कितना है? 70%। तो भारत अगर आप देखें, हमारी एनर्जी सेक्टर देखें, पावर सेक्टर देखें, तो वो किस पर निर्भर करती है? कोयले पर निर्भर करती है। तो इंजन ऑफ आवर ग्रोथ इज कोल, ये कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इस पे आपको कहना चाहूंगा कि भारत लगभग सेकंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कोल का, इंपोर्टर भी सेकंड थर्ड लार्जेस्ट है कोल का, और बहुत बड़ा आप देखें तो प्रोड्यूसर भी है, इंपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है। तो इसी में आपको कुछ स्टेट्स तो मालूम है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सारे अगर आप देखें तो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं और मेजर कोल रिजर्व्स हैं इन इलाकों में। वेस्ट बंगाल भी, तो झारखंड में आप देखें तो लगभग 27% ऑफ आर कोल वहीं पर है। वैसे ही वेस्ट बंगाल में देखें 10.44% कोल। तो ये सब कुछ, वैसे ही एमपी भी करीबन 8.31% कोल, अगर आप रिजर्व्स देखें तो एमपी में स्थित हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो इंडिया जो टोटल कोल कंज्यूम करता है, लगभग 3/4 73% है, जो कि लगभग 3/4 कोल है वो डोमेस्टिक सोर्स है, यानी अपना स्वदेशी कोल जो हम अपने माइन से यूज कर रहे हैं उसी को हम उपयोग करते हैं। वही करीबन बचा हुआ 25% हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस यानी कोल को लेके क्या है? कम है। बहुत ज्यादा हम कोल पर इंपोर्ट के लिए डिपेंड नहीं करते। तो कोल कंज्यूमर्स कौन है? तो मेजर कंज्यूमर कोल का है पावर सेक्टर। बिजली बनाने के ही काम मेजरली कोल को यूज किया जाता है। इसके सिवा स्टील सेक्टर में कोल का यूज होता है, सीमेंट सेक्टर में होता है, पेपर में होता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में होता है। तो ये सारे सेक्टर्स भी हैं जो कोल पर निर्भर
करते हैं। तो कोल क्राइसिस होगी तो बाकी सेक्टर्स को भी क्राइसिस झेलना पड़ेगा, लेकिन मेजरली कौन झेलेगा? पावर सेक्टर झेलेगा। तो अब आते हैं सवाल पर, क्यों कोल शॉर्टेज हुआ है? तो दोस्तों पहला कारण तो है कोल शॉर्टेज का, पावर डिमांड में सर्ज हुई है, यानी इंक्रीज हुई है। तो अगर हम अगस्त 2019 की बात करें तो 106 बिलियन यूनिट्स पावर डिमांड थी। 2 साल बाद यानी पोस्ट कोविड पैंडेमिक अगर हम देखें तो ये 17% से बढ़कर 124 यूनिट पहुंच गई। तो पावर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा है। पिछले 6 साल की बात करें तो आपको मालूम होगा काफी स्कीम्स हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर सेक्टर, और उसके बाद से 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स जिनके यहां बिजली नहीं थी वहां पर बिजली प्रोवाइड की गई है। तो उन हाउस होल्ड्स में बिजली पहुंची है, और पावर मिनिस्टर का भी ऐसा कहना है कि मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम दी लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिलीज। तो उनके यहाँ पावर डिमांड अब बढ़ना स्टार्ट हुआ है, टीवी वगैरह अब चीजें ऐड होनी स्टार्ट हुई हैं उन सारे हाउस होल्ड्स में। तो इस वजह से भी पावर डिमांड तेजी से देश में बढ़ रहा है। तो इसलिए कोल, ऑब्वियसली बिजली अब ज्यादा बनानी होगी तो कोल की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कोल बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर मई 2021 की बात करें, ज्यादा पीछे नहीं जाएं, इसी साल के मई महीने में जाएं तो तब से अब तक 100% से ज्यादा कोल का दाम इंटरनेशनल प्राइस में बढ़ चुका है। कुछ कोल की बात करूं, इंडोनेशियन कोल की बात करूं तो और भी ज्यादा है। तो ऑन एन एवरेज जो एवरेज ग्रेड ऑफ कोल है उसकी प्राइस अगर आप देखें तो 100% से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब $240 पर टन अटेन हो चुकी है, $120 पर टन से। वैसे ही अगर आप थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो कई थर्मल पावर प्लांट्स हमारे देश में ऐसे थे जो कि इंटायरली इंपोर्टेड कोल पर निर्भर करते थे, जैसे कि टाटा पावर गुजरात में। तो अब क्या होगा? अब बिजली का दाम तो अचानक से ऐसे नहीं बढ़ा सकते, तो वो क्या करेंगे? वो अपना ऑपरेशन बंद कर दिए, पावर प्लांट बंद, बिजली बनना बंद, क्योंकि कोल उनके पास आ नहीं रहा है। वैसे ही तो टाटा पावर ने अपना ऑपरेशन गुजरात में बंद कर दिया। वैसे ही आप देखें तो कुछ पावर प्लांट्स थे, थर्मल पावर प्लांट्स थे, वो कोल को इंटायरली इंपोर्ट नहीं करवाते थे, वो इंस्टेड ऑफ इंटायरली इंपोर्टिंग वो ब्लेंड करवाते हैं। करीबन 12-13% अपने डोमेस्टिक कोल के साथ 12-13% इंपोर्टेड कोल मिक्स करवाते थे। तो उन्होंने भी देखा जब कोल की दाम इतनी बढ़ गई तो उन्होंने भी कहा कि रहने दो भैया, इंपोर्टेड कोल, डोमेस्टिक कोल का ही यूज कर लेंगे। तो अब क्या होगा? अब होगा यूं कि जो डोमेस्टिक कोल प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ी डोमेस्टिक कोल प्रोड्यूसर कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड। तो सीआईएल के पास सब जाएंगे, बोलेंगे हमें कोयला दे दो। सीआईएल अचानक से सीआईएल के ऊपर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा, कि ऑलरेडी बिजली का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ चुका है। इसके ऊपर कई जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि ट्रेडिशनली सीआईएल से कोल नहीं खरीदते थे, वो अब सीआईएल के पास चले गए कोल खरीदने। तो सीआईएल के पास कोल रिजर्व्स क्या होंगे? अब कम होने लगेंगे, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वैसे ही आप देखें तो हेवी रेन्स जब हुए सितंबर महीने में, तो काफी कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में जहां पे हेवी रेन्स देखने मिले, आप अगर देखें तो सितंबर महीने में। और इस वजह से सप्लाई ऑफ कोल, जो ओपन कास्ट माइनिंग हो रही है, वो सब हॉल्ट हो गई। तो इस वजह से स्लो डाउन हो गया और कोल सप्लाई भी कम हो गई। तो इसलिए हर बार क्या किया जाता है, मॉनसून आने के पहले कोल का स्टॉक मेंटेन करना होता है स्टेट्स को, पर स्टेट्स यहां पर वो कोल स्टॉक मेंटेन नहीं किए। क्यों नहीं किए? आइए समझते हैं। तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत इनएफिशिएंसी अपनी शोकेस किए हैं इस कोल शॉर्टेज में। तो इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कोल शॉर्टेज इज नॉट एक्चुअल शॉर्टेज बट इट इज अ लॉजिस्टिकल चैलेंज। आपको पहुंचा नहीं पाए, आप कोल निकाल के जगह तक थर्मल पावर प्लांट्स तक आप पहुंचा नहीं पा रहे, तो लॉजिस्टिकल चैलेंज है ये। तो क्या है, आइए स्टेट गवर्नमेंट्स की भी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म कर लेते हैं। तो राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इनके खुद के माइन है, लेकिन ये कोल एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस भी मिल चुका है, उसके बावजूद ये कोविड और ये सारे बहाने बनाए हैं और तब से कोल एक्सट्रैक्शन जो इनको करना चाहिए था ये उन लोगों ने नहीं किया है। नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। देख रहे हैं ये सारे स्टेट, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। इन लोगों ने कोल इंडिया लिमिटेड को पैसे ही नहीं दिए हैं। जो पिछला कोल लिया अब तक उसका पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना, लेकिन इन लोगों ने पैसे ही नहीं दिए। इनके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने जो कोयला लेके बिजली बना दिया, पैसा देना भूल गए।
तो अब तक 20,000 करोड़ रुपए बकाया हैं कोल इंडिया लिमिटेड के इन स्टेट्स के ऊपर। तो कोल इंडिया लिमिटेड क्या आगे इनको पैसा, आगे क्या इनको कोयला देगी? ऑब्वियसली नहीं देगी ना। या फिर क्या करेगी, बोलेगी पहला पुराना बकाया क्लियर करो तब कोयला लेने आना। तो इसीलिए कोल मिनिस्ट्री जनवरी से इन स्टेट्स को, यही वो स्टेट्स हैं, इनको कह रही है कि जल्दी से जाओ, हमारा जो कोल माइन है, माइन का अगर आप देखें तो माइनिंग होती है और इस प्रकार से ऊपर में पिट हेड होता है, ये वाला जो रीजन है दिस इज पिट हेड। तो पिट हेड में कोल स्टॉक जमा करके कोयला को रखा गया है। तो वहां पे स्टेट्स को कहा जा रहा है कि पिट हेड पे जो कोयला है आओ आके ले जाओ और ये सारे कोल को अपने स्टेट्स में स्टॉक करके रखो, क्योंकि कोल इंडिया माइन के बाहर ज्यादा कोल नहीं रखेगी क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। तो स्टेट्स को हमेशा से कहा जाता है महीने महीने में आते हैं, जाके ये लोग कैरी करके अपने स्टेट्स में कोयला माइन से ले जाते हैं। लेकिन अब अगर पुराना पैसा बकाया नहीं पे करोगे तो नया कोयला ले जाने तो देंगे नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये कोयला लेने भी नहीं आए और इसलिए, और कोल इंडिया क्या करेगी फिर, जितना उनके पास कोल है जो पिटहेड पे रख सकती है स्टोर करके उतना ही रहने दिया, नया कोल ऐड नहीं किया। और इस वजह से आप देखिए तो स्टेट्स भी लेने नहीं आए। तो क्या हो गया, कोल वहीं का वहीं पड़ा रह गया, नया कोल माइनिंग भी इस वजह से रुक गई थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसी में अब तो ये सारे कारण अगर आप देखें तो ये भी मुख्य कारण है जिस वजह से आप देखें तो कोल की शॉर्टेज हुई है। एंड तो ये सारे कारण है, स्टेट गवर्नमेंट भी इक्वली कल्पेबल है। तो अब गवर्नमेंट स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने कोल इंडिया के बारे में कह दिया कि कोल इंडिया के पास इस वक्त 22 दिन का कोयले का स्टॉक है, रखा हुआ है और ये सप्लाई अब बढ़नी शुरू हो रही है क्योंकि अब पोस्ट मॉनसून इफेक्ट ये सब कम हो चुका है। तो अब सप्लाई बढ़ रही है, तेजी से हम बढ़ा रहे हैं, डेली डिमांड से ज्यादा सप्लाई स्टॉक का ऐड होता जा रहा है। तो कोई भी कोल की सप्लाई में कमी नहीं है, आप खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं वो बात है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है। वैसे ही उन्होंने कहा है कि कोल एज पर दी रिक्वायरमेंट अवेलेबल रहेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया है कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने। वैसे ही टेम्परेरीली कुछ स्टील एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टर से भी कोल को डाइवर्ट किया गया था कि पावर सेक्टर में प्रोवाइड किया जा रहा था। इसके सिवा स्टेट्स को भी वार्निंग दे दी गई है। तो यहां पे वापस से सुनिए स्टेट्स की कहानी। तो स्टेट्स को वार्निंग दी गई है कि उन्होंने क्या किया था कि अब देखिए हुआ यूं है ना कि अचानक से बिजली की डिमांड बढ़ी है, तो जो एनर्जी एक्सचेंज है वहां पर बिजली की दाम बढ़ गई है पर यूनिट। अब बिजली की दाम बढ़ी है तो अब स्टेट्स के पास जो बिजली आ रही है उनके डायस्कॉम क्या कर रहे हैं, वो अपने लोगों को बिजली देने के बजाय कह रहे हैं कि नहीं नहीं लोड शेडिंग हो रही है जी, लोड शेडिंग। और लोड शेडिंग हो रही है, दूसरे तरफ वो वही बिजली जो उनको अपने लोगों को देना था वो महंगी बना के बेच दे रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज में, और जब वो एनर्जी एक्सचेंज में बेच रहे हैं तो उससे पैसे कमा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस को भी पावर मिनिस्ट्री ने वार्निंग दे दी है और कह दिया है कि इस प्रकार का अगर आप हरकत करेंगे तो आपको सेंट्रल कोटे से बिजली नहीं मिलेगी। तो यही यहां पे है। तो सम स्टेट्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स वो क्या कर रहे हैं, पावर कट्स लगा दे रहे हैं, लोड शेडिंग कर दे रहे हैं और बिजली हाई प्राइस पे एनर्जी एक्सचेंज में बेच के पैसे कमा ले रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है दोस्तों, फ्यूचर में कुछ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि विंटर की बात करें तो डिमांड फॉर पावर अपने आप 40% से भारत में कम हो जाता है सालाना, क्योंकि एसी कूलर वगैरह इस्तेमाल करना, रेफ्रिजरेशन एंड ये सारे यूनिट्स हमारे एफिशिएंटली काम करते हैं और एसी वगैरह काम नहीं करता है, यूज नहीं होती है। और इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे यहाँ अनलाइक यूरोप वहां पे विंटर्स में पावर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, हमारे यहाँ क्या होता है समर में पावर की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्मी होती है, ठंड ऐसा ठीक ठीक होता है। तो इसलिए विंटर में पावर की डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस हो जाती है। तो आने वाले दिनों में हम ऑलरेडी कोल प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, फ्यूचर में अपने पास कोल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर आप देखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत जरूरी है हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को स्ट्रेंथन करें एंड एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग है उसको भी हमको रैशनलाइज करना होगा। हम डाइस्कॉम्स पर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर सब्सिडी का बर्डन नहीं लाद सकते। तो नीति आयोग पब्लिकेशन की नीति आयोग के रिपोर्ट की बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो एवरेज कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू रियलाइज्ड का जो गैप है, तो अगर पावर सेक्टर की बात करें तो वो जिस रेट पे बिजली बेच रहे हैं वर्सेस
उनको नेट जीरो प्रॉफिट लॉस मेंटेन करने के लिए जिस रेट पे बिजली बेचना चाहिए था उस पे 0.72 रुपीज का डिफरेंस है, यानी कि उनको अपने बिजली का ऑन एन एवरेज कॉस्ट 72 पैसे से बढ़ाना चाहिए। तो आप सब्सिडी बर्डन इन स्टेट डायस्कॉम्स पर नहीं लगा सकते। हालांकि ये सब्सिडी बर्डन 2016 से अब तक बढ़ गई है। 0.54 थी, 54 पैसे थी, अब 72 पैसे पर किलोवाट आवर 2019 में हो चुकी है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 72 पैसा नुकसान सह के बिजली दे रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, बिजली कम रेट पर मिल रही है। सर्टेन सेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, उनको मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बिजली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये जो सब्सिडी बर्डन है ये स्टेट्स एंड सेंटर को प्रॉपर्ली बेयर करना चाहिए। अब डायस्कॉम्स के ऊपर ये लोड ना ला दें। तो ये बहुत जरूरी है। हम पावर प्राइसिंग को भी हमें रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी अनअकैडमी आए यूजी कोड KC10, क्योंकि जब आप एक कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्नर्स जबरदस्त परफॉर्म किए हैं, 170 प्लस लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है। तो आपको जो कुछ भी चाहिए ये एग्जाम क्लियर करने के लिए वो सब अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स से लेके टेस्ट सीरीज से लेके हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल तक, डाउट क्लियरिंग, आंसर राइटिंग सेशन एंड करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज तक। तो दोस्तों आपको लोन का एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको फिल करें एंड लोन के लिए जरूर अप्लाई करें। दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है 2 साल की 64,800 रुपए है, 2 साल की आईकॉनिक की कीमत 1,04,175 रुपए है। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 27,500 नहीं 24,750 रुपए। फ्री टेस्ट सीरीज भी है, अनअकैडमी चुनौती 2.0, उसका हिस्सा आप जरूर बने। नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं 13 अक्टूबर से। आप देख सकते हैं 1 साल और 2 साल के बैचेस हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल तीनों में स्टार्ट हुए हैं। वैसे ही मिशन AIR1 बैच है, मेंस के लिए है, तो वो भी स्टार्ट होने वाला है 18 अक्टूबर से। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, ऑप्शनल कार्निवाल है। तो ज्योग्राफी, PSIR, पबैट, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, मैथमेटिक्स सभी को हम कवर करने वाले हैं। नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं। तो UPSC CSE कॉम्बैट है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और एनरोल जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड यूज द कोड KC10 एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन।